5 साल में चीन की और भी घेराबंदी हो जाएगी। पिछले 5 साल में जहां रास्ते नहीं थे, वहां सेना ने सड़कों का जाल बिछा दिया। अब बॉर्डर तक सीधे सड़क मार्ग से सेना का मूवमेंट संभव है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 5 सालों में 64 रोड तैयार किए गए। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में युद्ध स्तर पर जुटी है। अरुणाचल में कुल 3097 किलोमीटर रोड तैयार किया गया है। चीन का डर नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल डर नहीं का डर नहीं है। बात यहाँ पर हो रही है डेवलपमेंट की। आपका नाम क्या है? कौनचो राशि। देखिए, आप तो युवा हैं, तो आपने तो पिछले 7-8 साल में बदलाव देखा ही होगा कि क्या बदलाव हुआ है। बदलाव की बात करेंगे, लेकिन साथ में पहली चीज हर कोई ये जानना चाहता है जो तवांग में रहता है, क्या उसके अंदर ये डर है चीन को लेकर? नहीं, जब तक इंडियन आर्मी मौजूद है यहाँ पे, हमें बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी डर नहीं है हमको ना। यहाँ पे कुछ भी डर नहीं है, हम लोग एकदम फ्रीली रह रहे हैं और अपना लाइफ बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। तो कोई डर तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट की अगर बात होती है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि जो डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए अरुणाचल प्रदेश में और खासतौर पर तवांग में, आपने यहाँ पर क्या डेवलप होते हुए पिछले 7-8 साल में? देखिए, यहाँ पे अभी हेल्थ सेक्टर को लेके देखा जाएगा तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो काफ़ी इम्प्रूव। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे, अभी हर फैसिलिटीज़ है। हमको यहाँ से गुवाहाटी जाना नहीं पड़ता या ईटानगर जाना नहीं पड़ता, तो हर ट्रीटमेंट जो भी है यहाँ पे हो जाता है। हर फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स यहाँ पे है। एंड सेकेंडली फिर जो एजुकेशन को लेके, अब हमारे यहाँ रिसेंटली कॉलेज भी खुल गया है एंड हाई सेकेंडरी 4 हो गए हैं और कॉलेज भी आ गया है। तो एजुकेशन को लेके भी अभी हम लोग को दूर जाना नहीं पड़ता, तो एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी डेवलप हुआ है। और रोड्स हो गया, इसके बाद में जितने भी यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है। फ्रंटियर हाईवे से कनेक्ट होने के लिए अरुणाचल प्रदेश में इंटर कॉरिडोर विकसित करने का भी प्रस्ताव है। सरकार का मकसद साफ है कि सीमा से सटे गांवों तक विकास पहुंचे, साथ ही उनका सरकार और सेना पर भरोसा बढ़े। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। चीन एलएसी पर साजिश रचता है, अपनी तरफ बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। भारत में घुसपैठ की भी कोशिश करता है, लेकिन बार बार मुंह की खाता है। चीन की इन्हीं चालबाजियों को देखते हुए भारत भी एलएसी पर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। भारत भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है और इस काम को पिछले 5 साल में और भी रफ्तार मिली है। बताइए कि जो हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों को भी डर लगता है कि 1962 में जैसे चीन ने अटैक किया था तवांग पे, फिर ऐसा हो सकता है? ऐसा डर है? नहीं सर, बिल्कुल डर नहीं सर। डर क्यों नहीं है? क्योंकि सर इंडियन आर्मी बढ़ती है सर हमारे यहाँ में। तो हमारा यहाँ में तवांग में सर इंडियन आर्मी का पूरा वही हम लोग सेवा कर रहे हैं सर, इसलिए हम लोग को बिल्कुल डर नहीं सर। नहीं लगता एकदम सर। अच्छा, एक बात बताइए कि जो यहाँ पर लीडरशिप, सर इधर आइए प्लीज आप। अभी जो यहाँ पर जो आपको लीडरशिप की हम जिक्र करते हैं, लीडरशिप से कितना बदलाव इस इलाके में आपको नजर आता है, या लोगों के अंदर भी एक जो होता है ना भरोसा जगह है कि जब मोदी जी बोलते हैं तो कि लोगों के अंदर भरोसा कहाँ से आता है? अभी आप देख सकते हैं कि जब से मोदी जी आया है तो अभी डेवलपमेंट तो बहुत पहले से बहुत आगे चला गया भारत, हमारा भारत। और आप जहाँ भी आप देश का सुरक्षा का बात करता है तो सबसे पहला मतलब प्रायोरिटी रहता है कि मोदी जी का, कि अपना देश, इसके बाद बाकी चीज़ बाद में आता है। तो हमारा जो मोदी जी का नेतृत्व में हम बिल्कुल सेफ महसूस करता है। गांधी जब बोलते हैं कि यहाँ पर हालात खराब है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा ले लिया है, अटैक कर देगा, तब आप लोग क्या क्या सोचते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये तो
ये तो एक जो हमारा जो फौजी है उनका जो अपमान टाइप का किया उन्होंने, एक दिल का ये डीमोरलाइज इन्होंने किया है। इसको हिम्मत देना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक पॉलिटिक्स अपना जहाँ पे करना चाहिए, लेकिन जहाँ आपका जब अब नेशन का बात होता है तो ये पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो ये जो इन्होंने कमिटमेंट जो स्टेटमेंट दिया ये बिल्कुल गलत है। तो मैं इसको लेकर काफ़ी हमारा यहाँ के लोग काफ़ी दुख है। तो इस टाइप का स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। चीन के साथ भारत की करीब 3,488 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। सामरिक लिहाज से पाकिस्तान से कहीं ज्यादा चुनौती चीन से है। ये चुनौती पिछले 2 साल में और भी बढ़ गई। गलवान के बाद तवांग में जिस तरह से चीनी सैनिकों की पिटाई हुई, चीन उससे बौखलाया हुआ है। LAC पर बार बार चीनी सैनिकों की उकसावे के पीछे वजह भी है सामरिक मोर्चे पर चीन की घेराबंदी। अरुणाचल के अलावा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में भारत की चीन के साथ सीमा लगती है। इन इलाकों में BRO ने रोड का जाल बिछा दिया है। सिक्किम में पिछले 5 साल में BRO ने 18 रोड बनाए, जिनकी कुल दूरी करीब 663 किलोमीटर है। वहीं उत्तराखंड में 22 रोड का निर्माण किया, जिनकी दूरी करीब 947 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में कुल 8 रोड बनाए, दूरी 739 किलोमीटर है, जबकि सबसे ज्यादा रोड लद्दाख में बनाए गए, जिनकी दूरी 3140 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये भी वो राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है, या फिर यूं कहें कि तिब्बत के साथ लगती है, जिस पर चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है। और यही वजह है कि लगातार जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी राज्यों में, इन सभी इलाकों में LAC के पास लगातार ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सड़कों का जाल बिछा रही है ताकि हर एक पोस्ट तक सीधी सड़क जा सके और हमारे फौजी अपने वेपन्स हो या सप्लाई हो, किसी भी वक्त जरूरत पाने पर उसको पहुंचा सके या पा सके। तवांग वो जगह है जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए दुनिया में जानी जाती है। तवांग की 600 साल पुरानी बुद्धा मॉनेस्ट्री भी चाइना को चुभती है। 1950 के दशक में जब चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा करना शुरू किया तो 1959 में तिब्बतियों के धार्मिक गुरु दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। तिब्बत के ल्हासा में दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मॉनेस्ट्री है, जिसे चीन बर्बाद कर देना चाहता है, उसकी पहचान को मिटा देना चाहता है। तिब्बत में लोकतांत्रिक मूल्यों को चीन लगातार कुचल रहा है। दलाई लामा ने साफ कहा कि वो कभी भी चीन नहीं लौटेंगे, हिंदुस्तान ही उनका परमानेंट निवास है। There's no point to return to China. I prefer India. Best place. At Kangra. Pandit Nehru choice. This place is my permanent residence. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।